इंटरनेशनल कमेंट्री इज अ डिफरेंट बॉल गेम। इंडिया न्यूजीलैंड का मैच था और कमेंटेटर बॉक्स है, उसके नीचे ही ड्रेसिंग रूम है। सिर्फ तसव्वुर से ही मैं नर्वस हो रहा था कि सचिन तेंदुलकर को मैं अभी देखूंगा। कमेंटेटर्स आपके गेस्ट हैं, आप कह रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, और हमें प्रोड्यूसर ने कहा नहीं आप चुपके से चले जाइए। आई रिफ्यूज। आई सेड मैं चोरी के साथ खाना क्यों खाऊंगा? यू नो इट इज ह्यूमिलिएटिंग। कमेंटेटर कोई लोहे का तो नहीं बना है, उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है, उसे डायरिया भी हो सकता है। लेकिन स्टेडियम्स में कभी कभी जो बाथरूम्स हैं वो बहुत दूर होते थे। हम लोग एक ब्लाइंड स्कूल में क्विज रिकॉर्ड करने के लिए गए। मेरा ये था कि मुझे कोई तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती थी, इतना कुछ याद था। तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो उनका अपना एक स्टूडियो था, और मैं वहाँ गया और मैंने कहा बच्चों कैसे हो? और रजनीश, मैं आज भी सोचता हूँ तो सिहर जाता हूँ। और एकदम से बच्चे बोले संजय भैया। It was at that moment that I realized that my voice mattered to people. क्रिकेट जो है उसको ऑल इंडिया रेडियो ने क्रिकेट बनाया। खिलाड़ियों का कंट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटर्स का कंट्रीब्यूशन मैं कमतर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आम जनता तक क्रिकेट पहुंचा ऑल इंडिया रेडियो की वजह से। पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच भारत और बांग्लादेश के बीच में था, तो मैं ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता था। तो मैंने वहाँ पे जो प्रोड्यूसर थे उनको बोला कि ऐसे ऐसे है, मैं वहाँ चला जाऊँगा तो अभी वहाँ बहुत लोग हैं हु आर टेकिंग केयर ऑफ हिम, बट यहाँ पे अगर मैं चला जाऊँगा तो देयर इज नोबडी। और मैं यहाँ पे कमेंट्री करता हूँ, कमेंट्री करता था और लगातार फ़ोन पे होता था अपनी वाइफ के साथ में कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सेकेंड डे के बाद उन्होंने बताया कि नाउ ही इज स्टेबल एंड यू कैन कंटिन्यू द कमेंट्री। देखिए राज कपूर साहब कहते थे द शो मस्ट गो ऑन। 150 पर 6 ये है चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर इस समय। 19 ओवर के बाद 6 गेंदों में 16 रन चाहिए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर किसी भी तरह से ढील नहीं दे सकता है इस अंतिम ओवर में, क्योंकि क्रीज पर मौजूद है रविंद्र जडेजा, शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं और आज का दिन क्या पता उनका हो। जब भी हम कोई क्रिकेट मैच देखते हैं तो उस मैच को इंटरेस्टिंग बनाए रखने में कहीं ना कहीं कमेंटेटर्स का एक बहुत ही बड़ा और इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप किसी भी क्रिकेट मैच से कमेंट्री वाले सेक्शन को अलग कर दें तो फिर शायद आपको उस मैच को देखने में उतना मज़ा नहीं आएगा। इनफैक्ट किसी भी स्पोर्ट्स को अगर आप बिना कमेंट्री के देखेंगे तो वो स्पोर्ट्स बहुत फीका लगता है, कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आता उसमें। अब आप कहेंगे कि मैं इस तरह की बातें भला इस चैनल पे क्यों कर रहा हूँ, तो देखिए मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज हमारे चैनल के पहले पॉडकास्ट पे जो गेस्ट आए हैं इन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे 200 से भी ज़्यादा की जो स्पोर्ट्स कमेंट्री है वो करी हुई है। इसके साथ ही साथ इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पे 5000 से भी ज़्यादा शोज़ को प्रोड्यूस करने में एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। और ये 5000 का नंबर कोई छोटा नंबर नहीं है। मैं इतने साल से यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ, इसके 10% के बराबर वीडियोस भी मेरे चैनल पे नहीं है। मतलब ये दुनिया के सारे दुख एक तरफ हैं और ये दुख एक तरफ है। खैर अभी फ़िलहाल इस दुख को थोड़ा साइड रखते हैं और स्वागत करते हैं हमारे पॉडकास्ट के पहले गेस्ट संजय अग्रवाल जी का। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। पहला जो सवाल मैं आपसे पूछूंगा वो ये कि आपने अपनी लाइफ में अब तक बहुत कुछ अचीव किया है और इस सभी के साथ में आज आप हमारे चैनल पे पहले गेस्ट बने इस पॉडकास्ट पे, तो एक और नया अचीवमेंट आपका इसमें ऐड हो गया। इस पे आपका क्या मैंने सोचा नहीं था मैं यहाँ तक पहुँचूंगा। इनफैक्ट आप जो अचीवमेंट की बात कर रहे हैं, जब कोई भी इंसान अपना सफ़र शुरू करता है तो उसको पता नहीं होता है कि वो कहाँ तक पहुँचेगा। और मैं तो बहुत ही छोटे से शहर से निकला, तो मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इतना कुछ कर लूँगा। मतलब हो सकता है कुछ बहुत सारे लोगों के लिए ये कुछ भी ना हो, लेकिन मेरे लिए ये बहुत है जितना मैं कर पाया, क्योंकि जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पे मेरे पास कोई जानकारी नहीं थी, कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई सुविधा नहीं थी। सो आपका ये कहना कि मैंने अचीव किया है, मैं इसको बहुत ही ह्यूमिलिटी के साथ एक्सेप्ट करता हूँ। नहीं सर, हमारी नज़र में तो आपने बहुत कुछ अचीव किया है। चलिए तो अब इस पॉडकास्ट की ऑफिशियली शुरुआत करते हैं। और मेरा जो पहला सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि जब मैं आपसे पहली बार मिला तो मैं पहली बार लाइफ में किसी कमेंटेटर से मिल रहा था। अब तक हमने क्रिकेट देखते टाइम बस आवाज़ें सुनी है और कभी मिलने का मौका नहीं मिला। तो मेरा जो पहला मतलब एक क्यूरियसिटी है मेरे अंदर में कि कैसे आपने इसकी शुरुआत करी? मतलब क्या बचपन से ही आपके अंदर बहुत पैशन था इसको लेकर के, या फिर आपकी जब ऑल इंडिया रेडियो जब आपने ज्वाइन किया तो उसके बाद आपका इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ? देखिए मेरे घर में खेलों के लिए बहुत ही अच्छा संस्कार था। जब मैं छोटा था, कब होता है बच्चा 4-5 साल का होता है, तो उस ज़माने में वो बड़े-बड़े रेडियो होते थे, ट्यूब वाले रेडियो होते थे कि पूरे घर में एक इतना बड़ा रेडियो है और उसके आस-पास बैठ के लोग कार्यक्रम सुनते थे। तो मेरे घर में क्रिकेट कमेंट्री बहुत सुनी जाती थी। मतलब मेरी मदर, मेरे बड़े भाई-बहन जो मुझसे बहुत बड़े हैं, तो मैं वहाँ आस-पास खेल रहा होता था, लेकिन मैं उस कमेंट्री की वजह से जो मेरे घर वालों में इमोशन आता था,
कभी खुश हो रहे हैं, कभी दुखी हो रहे हैं, कभी कोस रहे हैं। तो वो शायद मेरे सबकॉन्शियस में कहीं आया कि कमेंटेटर बड़ी चीज़ होता है कि ये मेरे घरवालों को जो है इस तरह से इमोशनल कर सकता है। तो स्पोर्ट्स के लिए एक मेरे में बहुत समझ आई, स्पोर्ट्स को मैंने ऐसे जाना कि हाँ, बड़ी अच्छी चीज़ होती है। फिर स्पोर्ट्स खेलने को भी लेकर हमारे घर में बहुत अच्छे संस्कार थे, तो स्पोर्ट्स खेलना शुरू किया। जब मैं 10th में था, तो हम लोग रहते थे पानीपत में, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की कॉलोनी में, तो वहाँ पे स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा माहौल था, हर तरह की सुविधा थी। उस ज़माने में मैं बात कर रहा हूँ 79-80 की, कि वहाँ पर फुटबॉल, क्रिकेट का ग्राउंड था, हॉकी की हम लगातार खेलते थे, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, टेनिस, मतलब ये सब सुविधाएँ आम आदमी को उपलब्ध नहीं होती हैं, लेकिन बिकॉज़ वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी, तो उन्होंने अपने स्टाफ के लिए सब कुछ सुविधा दी हुई थी, जो हमें भी मिल रही थी। मेरे फादर वहाँ काम करते थे, ब्रदर वहाँ काम करते थे, तो वहाँ पे इंटर डिपार्टमेंटल मैचेज़ होते थे। सो एक फुटबॉल का मैच चल रहा था, वो मैच बहुत ही बोरिंग था और किसी चीफ गेस्ट ने आना था उस मैच को देखने के लिए। सो वो जो वहाँ के क्लब के सेक्रेटरी थे, तो वो मेरे पास आए कि मुझे संजू बोलते थे, तो संजू तुम कुछ करो। तो चूँकि मैं स्कूल में बहुत अच्छा डिबेटर था और स्टैंड अप कॉमेडी जो आप आज बात करते हैं, तो मैं उसका भी रोल करता था कि कोई फंक्शन चल रहा है कहीं पे, कोई बीच में ब्रेक आया तो मुझे खड़ा कर देते थे, चलो तुम कुछ करो, तो मैं चुटकुले सुनाता था। सो आई वाज़ लाइक फॉल बैक गाय वहाँ पर। तो मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ भैया, मतलब मैच बोरिंग है, मैं क्या कर सकता हूँ? तो बोले यार तू कमेंट्री कर दे। मैंने कहा मैंने नहीं कमेंट्री की, आई वाज़ 14 इयर्स ओल्ड और मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी डाल रहे हैं कि मैं एक बहुत ही बोरिंग मैच को इंटरेस्टिंग कर दूँ। सो उन्होंने कहा तो मैंने माइक पकड़ लिया। अब जब मैंने माइक पकड़ा तो मेरी सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि जो लोग खेल रहे थे, वो मेरे अंकल लोग थे और मेरे से 10-10, 12-12 साल मेरे भैया के दोस्त थे, तो वो भैया या अंकल थे। अब कमेंटेटर तो भैया और अंकल नहीं बोलते ना, वो तो नाम लेता है। और मैं नाम लेने की ज़रूरत कैसे करूँ? तो मैंने कमेंट्री करनी शुरू की। वसीम अंकल ने बॉल ली और उन्होंने सरीन अंकल को दे दी और मित्तल भाई साहब को पकड़ा दी और सबने मैच को देखना छोड़ के मेरी तरफ देखने लग गए कि कर क्या रहा है। तो फिर वो सेक्रेटरी आए कि भई भैया और अंकल नहीं बोलना है। मैंने कहा नहीं, नहीं मैं नहीं बोलूँगा, मैं अब बाद में मारेंगे, बोले मैं देख लूँगा, तू भैया और अंकल मत बोल। तो मैंने फिर वहाँ पे कमेंट्री की उस मैच की और मुझे बड़ी शाबाशी मिली और उसके बाद मैं फिर वहाँ का परमानेंट ग्राउंड कमेंटेटर हो गया कि कोई भी मैच होता था, तो मुझे कमेंट्री करने को बोलते थे और मैं सुशील दोषी साहब का बहुत फैन था। तो मैं अपनी कमेंट्री में उनके जो मशहूर डायलॉग थे कि वो लोग इनके दिल कमज़ोर हों, ना देखें और इस तरह की चीज़ें करता था। और हरियाणा में थे तो ह्यूमर तो आपको पता ही है हरियाणा, तो ह्यूमर कमेंट्री में डालना, तो वहाँ से मुझे कमेंट्री का मैंने 14 साल की उम्र से लेके और 21 साल की उम्र तक ग्राउंड कमेंट्री की वहाँ पे। उसके बाद फिर जो है ऑल इंडिया रेडियो में आ गया। ऑल इंडिया रेडियो में आते ही मुझे कमेंट्री करनी चाहिए थी बट आई टूक 8 इयर्स क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे वर्ल्ड क्लास कमेंटेटर बनना है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि शुरुआत जो है ना हमेशा छोटी होती है। आप कभी भी शुरू करेंगे, आप गलतियाँ करेंगे। अगर आप जो ये सोचते हैं कि मैं ऐसी शुरुआत करूँ जिसमें गलती ना हो तो ये होगा नहीं। और मैंने वो गलती की, मैंने 8 साल लूज़ किए। मैंने 91 में ऑल इंडिया रेडियो जॉइन किया और पहली कमेंट्री मैंने जाके जो है 99 में की और मुझे लगता है कि मैंने वो 8 साल लूज़ किए क्योंकि उस 8 साल में मैंने बहुत सारे कमेंटेटर्स तैयार किए। लेकिन मेरी खुद की कमेंट्री करने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मैं सोचता था मेरे भैया सुनेंगे, मेरे घर वाले सुनेंगे, वो कहेंगे यार क्या कमेंट्री कर रहा है। सो उस वजह से कि मैं बहुत बड़ी शुरुआत करना चाहता था बट अल्टीमेटली मेरे एक बॉस थे, ही कुड सेंस कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक टेनिस का मैच चल रहा था, तो उन्होंने हिंदी कमेंटेटर को कहा तुम बीमार हो। तो उन्होंने कहा नहीं सर मैं बीमार नहीं हूँ। बोले नहीं तुम बीमार हो, मैं बोल रहा हूँ तुम बीमार हो। और मुझे ये सब कुछ नहीं पता। उन्होंने हिंदी कमेंटेटर को कहा जाओ तुम 1 घंटा ज़रा रेस्ट करके आओ। एंड देन ही केम टू मी रनिंग, अरे संजय यार वो हिंदी कमेंटेटर की तबीयत खराब हो गई यार, देखो कुछ करो। एंड देन आई वेंट देयर एंड डिड द कमेंट्री। मतलब कोई बड़ी बात तो थी नहीं मेरे लिए कमेंट्री करना। और इस तरह से मेरी कमेंट्री की शुरुआत हुई। और उसके बाद मैंने पहली जो इंटरनेशनल कमेंट्री की वो 2003 में की। और 2003 में जो मैंने कमेंट्री की वो भी अपने आप में ऐतिहासिक रही कि शायद ही किसी कमेंटेटर ने पूरे वनडे इंटरनेशनल मैच की कमेंट्री की हो, एक कमेंटेटर ने। मेरे साथ जो अंग्रेजी के कमेंटेटर थे, उनकी रात को तबीयत खराब हो गई और रात को 3 बजे आए कि संजय मेरे को तो डायरिया हो गया है। डॉक्टर के पास लेके गए और सुबह तक वो इतने वीक हो गए थे कि उन बोले कि मैं कमेंट्री नहीं कर सकता हूँ। इंडिया न्यूज़ीलैंड का मैच और मैं नर्वस था, पहली इंटरनेशनल कमेंट्री। मैं उनके ऊपर डिपेंड कर रहा था कि ये मेरी मदद करेंगे और अब ये बीमार पड़ गए।
तो बोले मैं बस चल रहा हूँ तेरे साथ में, मैं कुछ करूँगा नहीं। एंड रजनीश 7.5 घंटे से ज़्यादा की कमेंट्री मैंने अकेले दम की। बीच-बीच में प्रोड्यूसर ने कभी किसी जर्नलिस्ट को ले आए तो उन्हें 2, 4, 5 मिनट का ब्रेक, या जेपी भाई ने मुझे ब्रेक दिया ताकि मैं लू के लिए जा सकूँ। बट ओवरऑल कमेंट्री पूरी की पूरी वो मैंने की। तो पहली ही कमेंट्री में मेरा अच्छी से परीक्षा हो गई कि हाँ, मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। 2003 का क्या ये वर्ल्ड कप का कुछ टाइम था उसके आसपास? ये नहीं, ये ट्राई सीरीज़ चल रही थी, तो इसमें इंडिया न्यूज़ीलैंड का मैच था। और कटक में क्या है कि जो कमेंटेटर बॉक्स है उसके नीचे ही ड्रेसिंग रूम है। और सचिन तेंदुलकर मेरे भगवान हैं एक तरह से, जब क्रिकेट की बात करते हैं। तो वो मैं बैठा हूँ ऊपर और वो नीचे से निकल रहे हैं। मतलब ये सिर्फ तसव्वुर से ही मैं नर्वस हो रहा था कि सचिन तेंदुलकर को मैं अभी देखूँगा। और जो है मतलब एक, आप सोचिए कि नया कमेंटेटर ही कहूँगा मैं। इंटरनेशनल कमेंट्री इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। ग्राउंड कमेंट्री के लिए अलग तरह की विधा चाहिए, रेडियो के लिए अलग चाहिए, दूरदर्शन के लिए अलग चाहिए, और उसमें भी नेशनल और इंटरनेशनल के लिए अलग तरह का टेम्परामेंट चाहिए। तो मैं बहुत नर्वस था कि मेरा कमेंटेटर जो है वो बीमार पड़ा है। और मेरे तेंदुलकर अब नीचे से यहाँ से निकल रहे हैं, मैं उनको एक नज़र भर के देखना चाहता हूँ लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो इट वाज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड वेरी मैं कहूँगा कि यादगार रहा वो दिन। आपने कमेंट्री हमेशा रेडियो के लिए करी है या जो दूरदर्शन पे हम पहले मैचेस देखते थे तो उसके लिए भी कभी आपने कुछ किया है? देखिए, मैंने दूरदर्शन के लिए जब मैंने नौकरी छोड़ दी, तो उसके बाद कमेंट्री करनी शुरू की। लेकिन मैंने ऑल इंडिया रेडियो के लिए की, दूरदर्शन के लिए की, इंटरनेट के बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए की। अब आप नाम पूछेंगे मुझे 2-4 नाम शायद याद हों। सो बहुत सारे अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए कमेंट्री की। ग्राउंड कमेंट्रीज़ की बहुत सारी। तो जो आपने 200 का आंकड़ा बताया उसमें वो सारे प्लेटफ़ॉर्म्स शामिल हैं। तो इस पूरे कमेंट्री के जर्नी के दौरान में आपको किस-किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी? इसके ऊपर अगर आप कुछ बता। एक कमेंट्री जो है ना वो अपने आप में प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, ठीक है? मतलब कभी आप स्टेडियम में कमेंट्री करते हैं, कमेंटेटर कोई लोहे का तो नहीं बना है, उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है, उसे डायरिया भी हो सकता है, या इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो बहुत फ्रीक्वेंटली हो सकता है उसको बाथरूम जाना पड़े। लेकिन स्टेडियम्स में कभी-कभी जो बाथरूम्स हैं वो बहुत दूर होते थे, तो आपको पता चला 5 मिनट तो वहाँ तक पहुँचने में लग रहा है और यहाँ पे जो है कमेंट्री करनी है आपने। तो इस तरह की भी दिक्कतें आती थी कि बहुत दूर बाथरूम है। ऑल इंडिया रेडियो के साथ मैं कहूँगा कि जब से बीसीसीआई के पास पैसा आया, ये शिकायत नहीं है लेकिन एक फीलिंग है कि उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के साथ उस तरह से न्याय नहीं किया। रेडियो ने आज भारत देश में क्रिकेट जो है, उसको ऑल इंडिया रेडियो ने क्रिकेट बनाया। खिलाड़ियों का कंट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटर्स का कंट्रीब्यूशन मैं कमतर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आम जनता तक क्रिकेट पहुँचा ऑल इंडिया रेडियो की वजह से। लेकिन जैसे ही बीसीसीआई के पास पैसा आया, मुझे ये महसूस होने लगा कि उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो को बिल्कुल जैसे सौतेला बच्चा होता है, उसको साइडलाइन कर दिया। मतलब आप ये मत समझिए कि मैं कोलकाता में कमेंट्री कर रहा था, पिंक बॉल टेस्ट मैच, पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच भारत और बांग्लादेश के बीच में था। कलकत्ता के क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स ने हमें खाना देने से मना कर दिया। ओके। कि नहीं, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। रियली? कमेंटेटर्स आपके गेस्ट हैं, आप कह रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है? और हमें प्रोड्यूसर ने कहा नहीं, आप चुपके से चले जाइए। आई रिफ्यूज, आई सेड मैं चोरी के साथ खाना क्यों खाऊंगा? यू नो इट इज ह्यूमिलिएटिंग। सो ये भी दिक्कतें जो हैं, और ये बहुत बार दिक्कत होती है कि जो क्रिकेट बोर्ड है, लोकल क्रिकेट बोर्ड है, वो उस तरह से कोऑपरेट नहीं करता है। मुझे लगता है कि शायद और जो ये बात कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑल इंडिया रेडियो और या प्रसार भारती और बीसीसीआई के बीच में, उसमें ये क्लॉज होना चाहिए कि बीसीसीआई जो है ये चीज़ फैसिलिटेट करेगा। अब आप क्या चाहते हैं? हम लोग 3 घंटे पहले पहुँच जाते हैं। तो आप चाहते हैं कि 6 घंटे पहले का बना हुआ खाना जो है उसको लेके जाए कोई, क्या ये संभव है? और क्या ये ह्यूमन है? मतलब वहाँ पे 500 लोग खाना खा रहे हैं, अगर 10 लोग और खाना खा लेंगे तो क्या? और मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब जगह ऐसे होता है। मैंने पंजाब की भी हॉस्पिटैलिटी देखी है। जब बिंद्रा साहब थे, वहाँ पे मैंने एक मैच किया, वनडे मैच था। 2 बजे ड्रिंक्स और स्नैक्स की अलग वैरायटी, 6 बजे अलग वैरायटी, 8 बजे अलग वैरायटी, और खुला खाना-पीना, कोई किसी तरह की बंदिश नहीं। सो इतना पैसा कमा रहे हैं, 10 लोगों को खाना खिलाने में कोई वो नहीं है। लेकिन कई-कई बोर्ड में, कई-कई जगहों पे ऐसी परेशानियाँ भी आती हैं कि आपने जो कहा परेशानी, तो ये भी एक परेशानी है। और ये किस टाइम की बात है जब ये आपने बताया कि
खाने से मना कर दिया? मैं जो कोलकाता की बात कर रहा हूँ, ये 2019 की बात है। 2019 की बात है ये? जी, मैं 2019 की बात बता रहा हूँ। पिंक बॉल टेस्ट मैच इंडिया का पहला इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, और मैं आई एम नॉट मिंसिंग माय वर्ड्स, क्योंकि वाक़ई मुझे बहुत ह्यूमिलिएटेड महसूस हुआ कि एक बोर्ड जो है, या एक लोकल बोर्ड, वो ऑल इंडिया रेडियो के लोगों को खाना खिलाने से मना कर रहा है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं। फॉर व्हाटएवर रीज़न्स, मैं नहीं जानता हूँ बैकग्राउंड की क्या स्टोरी है, लेकिन फॉर कमेंटेटर्स इट वाज़ वेरी ह्यूमिलिएटिंग। ओके, इसके बाद आपने बैंगलोर टेस्ट के बारे में भी कुछ मुझे बताया था इस शूट से पहले कि उस टाइम पे आपका कमेंट्री था एंड देन आपके फादर जो है वो काफ़ी बीमार हो गए थे उस टाइम पे। उसका क्या आप अगर कुछ एक्सप्लेन करेंगे आप? देखिए, राज कपूर साहब कहते थे द शो मस्ट गो ऑन। जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो जैसे ऑल इंडिया रेडियो का मूल मंत्र है कि एंटरटेन, इन्फॉर्म एंड करना। सो एंटरटेनमेंट कर रहा हूँ या इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर क्या चल रहा है, उससे लिसनर के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। सो आपने जिस किस्से की बात की, तो बैंगलोर इंडिया पाकिस्तान का टेस्ट मैच था, और पहले दिन की लगभग आधा दिन की कमेंट्री के बाद ही मेरी वाइफ़ का फ़ोन आया कि मेरे फादर की तबीयत बहुत ख़राब हो गई एंड इज़ वेरी सीरियस एंड ही हैज़ बीन एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। और 2005 की बात है, एंड आई वाज़ लाइक कि अब क्या करूँ? मैं सिर्फ़ कमेंटेटर नहीं हूँ, मैं प्रोड्यूसर भी हूँ। सो मैं जानता हूँ कि मैं अगर एकदम से बोल दूँगा कि मैं जा रहा हूँ, तो प्रोड्यूसर के लिए मुश्किल हो जाएगा। और ऑल इंडिया रेडियो में बड़े ही गहरे संस्कार हमें दिए गए थे कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, और उसने मेरी लाइफ़ को बहुत डिफ़ाइन किया, जो संस्कार हमें आकाशवाणी से मिले। सो मैं ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता था, तो मैंने वहाँ पे जो प्रोड्यूसर थे उनको बोला कि ऐसे-ऐसे है, तो उन्होंने कहा, "संजय तुम बताओ क्या करना है?" ही वाज़ माई द बैचमेट। सो आई सेड, देखो, मैं वहाँ चला जाऊँगा तो अभी वहाँ बहुत लोग हैं हू आर हुँ, टेकिंग केयर ऑफ हिम, बट यहाँ पे अगर मैं चला जाऊँगा तो देयर इज़ नोबडी। सो आप जो है इंतज़ाम के लिए फ़ोन कीजिए, और मैं यहाँ पे कमेंट्री करता हूँ। सो मैंने 2 दिन वहाँ पे उस दुविधा में, उस परेशानी में कमेंट्री की, और आई वाज़ वेरी एप्रिशिएटेड बाय माय बॉसेस कि किसी को पता नहीं चला कि मैं किस परेशानी से गुज़र रहा हूँ। और मैं कमेंट्री करता था और लगातार फ़ोन पे होता था अपनी वाइफ़ के साथ में कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। एंड देन सेकंड डे के बाद उन्होंने बताया कि नाउ ही इज़ स्टेबल एंड यू कैन कंटिन्यू द कमेंट्री। अंदर एक गिल्ट भी होता है, आपको लगता है कि आपके पिताजी को आपकी ज़रूरत है, और आप यहाँ पर जो है कमेंट्री कर रहे हैं, और शायद लोगों को लगेगा, आपके रिश्तेदारों को लगेगा कि हाँ, बाप बीमार पड़ा है और इसको देखो कमेंट्री करने की पड़ी हुई है। लेकिन वो कमेंट्री जो है एंटरटेनमेंट नहीं है, वो ज़िम्मेदारी है। एक ब्रॉडकास्टर की ज़िम्मेदारी है कि वो द शो मस्ट गो ऑन। सो आपकी अपनी परेशानी क्या है, इससे इससे जनता को मतलब नहीं है। जनता को जो चाहिए, और जो आपने कमिटमेंट की है, आपको वो कमिटमेंट पूरी करनी है। सो ये जो है परेशानियाँ आती हैं, इस तरह की बहुत परेशानियाँ आती हैं कि आप बीमार हैं, लेकिन आप बीमारी में कमेंट्री कर रहे हैं। सो वो भी एक टेस्टिंग टाइम था। वो 2 दिन जो थे, मैं बहुत परेशान था अंदर से, लेकिन मैंने किसी को महसूस नहीं होने दिया। ओके, अभी आपके फादर की बात शुरू हुई तो आपके फादर का पहला रिएक्शन क्या था जब उन्होंने आपको कमेंट्री करते हुए देखा या सुना? मेरे फादर जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं थे, जैसे कि उस टाइम के फादर्स हुआ करते थे। या ठीक है ना? वो कोई ऐसा नहीं था कि कहेंगे कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू या ऐसा कुछ। तो जब मैं कटक से कमेंट्री करके आया, पहली इंटरनेशनल कमेंट्री, सो वाइफ ने बताया मुझे बाद में कि मेरा जब ट्रेन आनी थी और उसके हिसाब से मैंने जितने बजे घर पहुँचना था, हुँ, उससे बहुत देर पहले वो ड्राइंग रूम में सोफ़े पे बैठ के और लगातार गेट की तरफ देख रहे थे कि अब आने वाला होगा। और जब मैं आया, मैंने आके उनके पाँव छुए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ़ बहुत ज़ोर से गले लगाया, ज़िंदगी में पहली बार इतनी ज़ोर से गले लगाया। एंड आई थिंक दैट सेड इट ऑल कि ही वाज़ वेरी प्राउड ऑफ मी एंड ही वाज़ वेरी हैप्पी कि। और बाद में फिर कभी उन्होंने बोला कि उस दिन वैसे तुमने अच्छा बोला था। तो इससे ज़्यादा नहीं कभी कुछ कहा उन्होंने। अच्छा। और एक बार आपने एक किस्सा मेरे साथ शेयर किया था पहले कि जहाँ पे आपके जो को-कमेंटेटर्स थे उनके साथ आपकी कुछ आर्गुमेंट्स वगैरह आपके हो गए नहीं, थे। नहीं, देखिए, आर्ग्यूमेंट तो नहीं, क्योंकि आकाशवाणी में जितने भी ब्रॉडकास्टर्स हैं, जिनने वहाँ के वैल्यूज़ को इम्बाइब किया है, तो उसमें ये है कि जो भी आपका को-एंकर या को-कमेंटेटर है, आप उसको कॉन्फ्लिक्ट उसके साथ नहीं करें। ऑन एयर किसी तरह का डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, या आप उसको क्रॉस नहीं करेंगे। अगर किसी ने कहा कि ऐसे है और आपको लगता है ये गलत है, तो आप उसको किसी और तरह से ठीक करें, इस तरह से कि
उसको आप नीचा ना दिखाएं, बेसिकली ये है। सो हम लोग पर्थ टेस्ट मैच, अनिल कुंबले कमेंटेटर थे, और जिसमें वो हुआ था हरभजन सिंह का केस हुआ था, मॉन्की गेट वाला। हाँ। सो वो टेस्ट मैच था, और उसमें बॉल बर्थ में बहुत ज्यादा उछलती है। तो मैंने कहा कि मुझे लगता है अनिल कुंबले के फॉरवर्ड शॉट लेग लेना चाहिए। सो मेरे जो को कमेंटेटर थे वो एबीसी से ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग की कमेंट्री सुनते थे, और उनको लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा क्रिकेट जानता हूँ। और हम जो स्टाफ कमेंटेटर्स थे, हमारे बारे में ज़्यादातर लोगों को ये लगता था कि हम कमेंट्री इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम स्टाफ में हैं, जैसे हमें किसी दया के तरह से दी गई हो, जबकि हम भी उसी स्क्रीनिंग प्रोसेस से आते थे जिससे दूसरे आते थे। सो उन्होंने मुझे वहाँ क्रॉस किया कि नहीं नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैंने एक और बार बोला कि ऐसा होना चाहिए, तो उन्होंने मुझे क्रॉस किया। तो जब हम लोगों का सेशन खत्म हुआ, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप ऐसा ना करें, बिकॉज़ ये आकाशवाणी के रूल्स के खिलाफ है। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर आप गलत बोल रहे हैं तो मैं लिसनर को तो गलत वो नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने कहा लेकिन आपने शायद ऑब्जर्व नहीं किया कि मैंने जब फॉरवर्ड शॉट लेग लेनी चाहिए, उसकी 1 ओवर बाद अनिल कुंबले ने फॉरवर्ड शॉट लेग ले ली। तो बट ही वाज़न्ट कन्विंस्ड। तो मुझे पहली बार ज़िंदगी में फिर जो है ऑन एयर किसी को लेसन देना पड़ा। और जो है अगली बार जब हम कमेंट्री करने गए, तो जब उन्होंने कुछ कहा, तो फिर मैंने उनके लॉजिक को पूरी तरह से नष्ट, भ्रष्ट, क्रष्ट जो कर सकते थे वो किया, और उनको बिल्कुल ये साबित कर दिया कि उनको क्रिकेट की नॉलेज ही नहीं है। तो एक बार जब मैंने किया, तो उनको ये बात समझ में आ गई कि ये भी क्रिकेट जानता है। और मैंने बाद में उनसे कहा कि आई एम सॉरी, आई हैड टू डू इट, बट यू मस्ट रिमेंबर इट एज़ अ कमेंटेटर। तो जो मेरी दायित्व है, पर मैं प्रोड्यूसर भी हूँ, और अगर मेरा एक कमेंटेटर जो बहुत अच्छा कमेंटेटर बन सकता है, इस कमी की वजह से आगे ना बढ़ पाए, तो मुझे लगा कि ये लेसन आपको शुरू में ही मिलना ज़रूरी है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने बड़ी ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट करके आगे अपने आप को उस तरह से ठीक किया। आपने कहा ना कि किस तरह की परेशानियाँ, तो मैं आपको एक और मज़ेदार किस्सा बताता हूँ। हम लोगों का एक प्रोग्राम होता था, डेली स्पोर्ट्स प्रोग्राम खेल सेवा, जिसमें हमारे एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रेज़ेंटर थे, सत्यप्रकाश गिल्डियाल, जो कि स्पोर्ट्स के लिए बिल्कुल पागल थे। मतलब उनका ये हाल था कि अगर वो लिएंडर पेस को इंटरव्यू करने गए हैं, तो जब तक इंटरव्यू नहीं मिल जाएगा, वो हिलेंगे नहीं वहाँ से, चाहे प्रोग्राम का टाइम हो जाए। और एक किस्सा उन्होंने मुझे बताया कि श्रीलंका जाने वाली थी इंडियन टीम, और सचिन तेंदुलकर को वो इंटरव्यू करने गए, और सचिन तेंदुलकर के पास पहुँचना तो आसान नहीं है। तो होटल में लिफ्ट में वो ऊपर नीचे होते रहे कि शायद तेंदुलकर कभी मिल जाएँ। तो तेंदुलकर उन्हें मिल गए, और उन्होंने कहा कि मैं ऑल इंडिया रेडियो से हूँ, आपको इंटरव्यू करना चाहता हूँ। और जो उनकी सिक्योरिटी थी, तेंदुलकर की सिक्योरिटी, उन्होंने, बिकॉज़ शेड्यूल्ड नहीं था, ऑब्वियसली ये दे वर नॉट रॉन्ग, उन्होंने सत्यप्रकाश को होटल से बाहर निकाल दिया। और मुझे बाद में आके सत्यप्रकाश ने कहा, मैंने होटल के बाहर खड़े होके और बद्दुआ दी, इस बार 50 रन नहीं बनेंगे तुम्हारे सचिन तेंदुलकर, और ये जो है पहाड़ी पंडित का श्राप है तुमको, तुमने मुझे होटल से बाहर निकाल दिया। लेकिन आप मानेंगे, उस सीरीज़ में वाक़ई सचिन तेंदुलकर के 50 नहीं बने। सो ये जो है, ये प्रोग्राम प्रेज़ेंट कर रहे थे, और मैं इनके साथ को प्रेज़ेंटर था। और फुटबॉल के कोच की डेथ हो गई, जो कि इनके भी कोच थे। तो सत्यप्रकाश ने जो बोला कि दिल्ली के एक महान फुटबॉल कोच, इनकी डेथ हो गई है, और ही वाज़ अराउंड 50 एट दैट टाइम, और ये कहते-कहते वो रोने लगे लाइव प्रोग्राम में, और बोले आगे का आपको संजय अग्रवाल बताएँगे। अब संजय अग्रवाल उस कोच के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, सिवाय इसके कि वो फुटबॉल के कोच हैं, कौन-सी टीम को कोच करते हैं। और मैं बैठा हूँ पैनल से दूर, तो मैं फेडर ऊपर-नीचे कर नहीं सकता हूँ। मैं टोटली एट हिज़ मर्सी हूँ कि वो फेडर को नीचे करे तो मैं साँस लूँ, और वो रो रहा है वहाँ बैठा हुआ, और मैं यहाँ पर उस व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूँ जिसको मैं जानता नहीं। तो मैंने कोच की जितनी विशेषताएँ होती हैं सब बता दी, कुम्हार की तरह थे, अंदर से सहारा देते थे, बाहर से बहुत ही टफ लगते थे, ये था, वो था। 5-10 मिनट के बाद मेरी भी साँस फूल गई, बिकॉज़ आप जो है कितना बोलेंगे ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसको आप जानते नहीं हैं। तो फाइनली मैं उठा, मैंने फेडर नीचे किया, सत्यप्रकाश को डाँटा कि क्या कर रहा है यार, आधे घंटे का प्रोग्राम है, मैं आधा घंटा नहीं बोल सकता हूँ, प्लीज़ गेट होल्ड ऑफ योरसेल्फ। और बड़ी मुश्किल से जो है 2-4 मिनट बाद फिर वो साँस अ, उन्होंने अपने आप को चुप कराया और प्रोग्राम शुरू किया। लेकिन वो जो 10-12 मिनट थे, तो आज मैं सोचता हूँ, तो अगर आपको ब्रॉडकास्टर बनना है, तो आपको हर चीज़ के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। वो आपको हर तरह से टेस्ट करती है, आपकी पेशेंस से लेके आपकी स्पॉन्टेनिटी,
आपकी नॉलेज, अगर मेरे पास नॉलेज नहीं होती तो मैं 12 मिनट नहीं बोल सकता था ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसको मैं जानता नहीं। सो आपके पास भाषा होनी चाहिए। ये एक मैं कहूँगा ऐसा प्रोफ़ेशन है जो आपको कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बना देता है। एक आपने ज़िक्र किया था मेरे साथ कुछ शायद टेनिस का कोई टूर्नामेंट था और उसमें कुछ डिलेज़ हुए थे और आपको 2 घंटे शायद ऐसे ही बोलना पड़ गया था कुछ इस इसी था, ये नेशनल टेनिस चैंपियनशिप थी हार्ड कोर्ट और सर्दियों का समय था। मेरे साथ में कमेंटेटर थे लेफ्टिनेंट जनरल उत्पल भट्टाचार्य। बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे। तो हम लोग कमेंट्री कर रहे थे और ओस पड़नी शुरू हो गई। तो ओस पड़नी शुरू हुई तो प्लेयर्स वार्म अप के लिए आ चुके थे, वो वापस गए और ग्राउंड्समैन ने साफ-वाफ किया कोर्ट को और ओस बंद हो गई। फिर से प्लेयर्स आए, फिर थोड़ी देर में ओस पड़नी शुरू हो गई, वो फिर गए और ये सिलसिला 2 घंटे चला। और 2 घंटे अब चूँकि बार-बार प्लेयर्स कोर्ट पे आ रहे थे, तो ऐसा भी नहीं था कि हम वापस जा सकते हैं स्टूडियो में या हम ब्रेक ले सकते हैं। तो 2 घंटे तक मैं और उत्पल भट्टाचार्य साहब हम कमेंट्री करते रहे और फिर मेरे ख़्याल से मैं मतलब धन्यवाद दूँगा अपने घरवालों को भी कि उन्होंने मुझे पढ़ने के बड़े अच्छे संस्कार दिए थे कि मैंने किताबें पढ़ी, स्पोर्ट्स की किताबें पढ़ना और कलेक्ट करना मेरी हॉबी है। सो मैंने इंडियन टेनिस की पूरी हिस्ट्री की किताब को चाटा हुआ था किसी ज़माने में। तो 2 घंटे मैंने उनके साथ वो डिस्कशन किया एंड ही वाज़ वेरी हैप्पी कि एक वो मेरे से काफ़ी बड़े थे कि एक यंगस्टर को इतना कुछ पता है इंडियन टेनिस हिस्ट्री के बारे में। और जो है इसीलिए मैं हमेशा यंगस्टर्स को बोलता हूँ पढ़ो और इंटरनेट नहीं, किताबें पढ़ो, समाचार पत्र पढ़ो जो कि आजकल बच्चे नहीं पढ़ते हैं। आपको किसी भी प्रोफ़ेशन में जाना है, ख़ास तौर से अगर आपको कमेंटेटर बनना है, ब्रॉडकास्टिंग में जाना है, न्यूज़ में जाना है, पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े हुए क्योंकि जो किताबें आप पढ़ते हैं ना, वो ये हमारा जो दिमाग का सॉफ्टवेयर है, उसमें वो स्टोर हो जाती हैं और आपके जब ज़रूरत पड़ती है, तब आप उस फ़ाइल को खोल सकते हैं। लेकिन जब आपने फ़ाइल ही नहीं बनाई है, तो आप खोलेंगे कैसे? इसके बाद आपने अपने कुछ जो फ़ेवरेट आपके क्रिकेट स्टार है उनका एक आपने बताया था कि जब उनके ऊपर मैच फिक्सिंग के आरोप लगे, तो उसके ऊपर भी आपका कुछ क्या रिएक्शन? नहीं, नहीं क्या हुआ हमारी एक नेशनल स्पोर्ट्स मैगज़ीन होती थी जो एक हिंदी की, एक अंग्रेज़ी की। तो मैं वो प्रोड्यूस किया करता था और जो है जिस दिन ये मैच फिक्सिंग तो सन 2000 में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस दिन हमारी नेशनल स्पोर्ट्स मैगज़ीन थी हिंदी की। तो 9:30 बजे जाती थी वो रात को। नॉर्मली क्या होता था कि मैं उसको फाइनल करने से पहले न्यूज़ देख लेता था और मेरी हमेशा मैगज़ीन 9:30 बजे का टाइम है तो 9:10 9:20 पे बनती थी ताकि मैं लेटेस्ट ले सकूँ। तो उस दिन शायद कहीं जाना होगा मुझे या क्या था, तो इनफैक्ट मेरे आने से पहले लोग 1 दिन पहले ही बना लेते थे मैगज़ीन। ये तो मैगज़ीन है, कोई करंट अफ़ेयर थोड़ी है। सो मैंने जो है मैं अपनी प्रोग्राम 7:30 बजे ड्यूटी रूम में सबमिट किया और मैं बाहर आ रहा था, तो मुझे एक हमारे रिपोर्टर मिले, बोले, "अरे संजय, आज तो तेरी मैगज़ीन है, तो आज तो ज़बरदस्त मैगज़ीन होगी।" मैं कहा, "नहीं, यूजुअल है।" बोले, "अरे! यूजुअल क्यों यार? इतना बड़ा स्कैंडल आज खुला है।" मैंने कहा, "क्या स्कैंडल खुला है?" तो उन्होंने कहा बताया कि ऐसे-ऐसे आज दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मैच फिक्सिंग और मेरे तो तोते उड़ गए कि इतनी बड़ी न्यूज़ है और मेरे कार्यक्रम में नहीं जाए। तो मैंने इमीडिएटली उन दिनों मोबाइल तो होते नहीं थे। तो मैंने इमीडिएटली फ़ोन किया अपने प्रेज़ेंटर के यहाँ पे, वो गाज़ियाबाद रहते थे। मैंने कहा भाई तुम अभी चलो वहाँ से और वो वहाँ से चले और यहाँ पे मैंने 3 मिनट की एक स्टोरी बनाई सब बाइट-वाइट्स लेके और जो है जब तक वो पहुँचे तब तक टाइम हो चुका था। सो हमारे पास ये टाइम नहीं था कि हम री-एडिट करें प्रोग्राम को। सो हमने लाइव एडिटिंग की, उन्होंने लाइव ओपनिंग की, उसके बाद हमने वो स्टोरी चलाई, लाइव म्यूज़िक प्ले किया, लाइव चेंज ओवर्स किए, मैंने लाइव लास्ट में न्यूज़ पढ़ी। पूरा प्रोग्राम जो है वो लाइव और रिकॉर्डेड के बीच में, जो रिकॉर्डेड था उसको भी मैंने प्रोग्राम के चलते हुए एडिट किया है, एक तरह से आप समझ लीजिए। तो इस तरह की बाधाएँ तो नहीं कहूँगा, इस तरह के एक्सपीरियंसेस भी रहते हैं कि आपकी टेस्टिंग मैं नहीं भी करता तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि मैगज़ीन में कोई ऐसा था नहीं उसका फॉर्मेट कि लेटेस्ट जाएगा। लेकिन मेरा खुद की अपने ये वो था कि नहीं मैं मेरी मैगज़ीन में लेटेस्ट जाएगा। कि जब मैंने स्पोर्ट्स प्रोडक्शन शुरू की तो उससे पहले जो मैगज़ीन होती थी, उसमें 5-7 मिनट की एक टॉक जाती थी और 15 मिनट 20 मिनट की एक डिस्कशन जाती थी और एक खेल संसार की खबरें जाती थी। तो मोटा-मोटा ये फॉर्मेट था। तो मैंने जब जॉइन किया उसके बाद मैंने बीबीसी के एक प्रोड्यूसर के साथ बहुत ही क्लोज़ली मेरे उनके साथ बातचीत होती थी और मैं का काम किया।
तो मैंने रियलाइज़ किया कि बीबीसी का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। वहाँ पे आपकी रिपोर्ट जाती है 2 मिनट की, 2 मिनट 22 सेकंड की, जो फ़ीचर है वो 5 मिनट का फ़ीचर उसको बोलते हैं, हमारे आधे घंटे का जाता था। सो मैंने सोचा कि मुझे ये अपने यहाँ करना चाहिए। सो 1998 में एशियन गेम्स हुए थे और उसके बाद 99 की पहली नेशनल स्पोर्ट्स मैगज़ीन फर्स्ट फ्राइडे को जाती थी। मैंने उसमें पहली बार ऑल इंडिया रेडियो में एक मैगज़ीन में 22 साउंड बाइट्स लगाए। 22 साउंड बाइट्स। एशियन गेम्स की जो टीम्स आई थी उनके इंटरव्यू लिए थे। अब आप मुझे बताइए पीटी उषा उसमें एक भी मेडल नहीं जीत पाईं। उनका 5 मिनट का इंटरव्यू लगा के क्या होगा? सबसे इम्पोर्टेंट है उनका एक्सप्रेशन कि उनकी जो डिसअपॉइंटमेंट है या डेंको सिंह ने अगर गोल्ड मेडल जीता, एक तो हमारे सारे रिपोर्टर सबसे पहले मुँह में माइक डाल के पूछते हैं आपको कैसा लग रहा है? नहीं बहुत बुरा लग रहा है गोल्ड मेडल जीत के। मैंने तो सोचा ही नहीं था, मैं तो चाहता ही नहीं था। अरे भाई कैसा लग रहा है का क्या मतलब है? किसी के घर में कोई ट्रेजेडी हो जाती है, आपको कैसा लग रहा है? नहीं मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बाप मर गया। अरे कैसा मतलब आप क्रिएटिविटी कहाँ है? आप ये पूछिए कि आपने ये जो गोल्ड मेडल जीता ये आपकी मेहनत का परिचायक है। क्या कहेंगे आपकी मेहनत और इस गोल्ड मेडल के बारे में? मतलब कुछ तो क्रिएटिविटी हो, हैं? कैसा लग रहा है? सो हमने भी पीटी उषा से अलग से सवाल पूछा और उनका एक एक्सप्रेशन। सो 22 साउंड बाइट्स हमने अलग-अलग प्लेयर्स के लगाए और एक प्रोग्राम रिव्यू मीटिंग होती है उसमें उस मैगज़ीन की धज्जियाँ उड़ा दी गई और मुझे मेमो मिला कि आपने जो है ये किस तरह से ऐसे किया और मैंने बहुत कोशिश की समझाने की। लेकिन मैं काफ़ी ज़िद्दी था इस मामले में, तो मैंने जो दूसरी मैगज़ीन बनाई, मैंने उसमें 22 तो नहीं लगाए, लेकिन मैंने उसमें 10-12 फिर भी लगाए। लेकिन उस फ़ॉर्मेट में प्रोड्यूस नहीं किया और आज ऑल इंडिया रेडियो में मैगज़ीन का वही फ़ॉर्मेट है, जिसके लिए मैंने शुरू में बहुत गालियाँ खाई, बहुत डाँट पड़ी, लेकिन एवरीबॉडी रियलाइज़ कि हाँ, इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। जब मैं आपके बारे में गूगल पे थोड़ा रिसर्च कर रहा था, तो मैंने आपकी एक पिक देखी अनिल कुंबले के साथ कमेंट्री उस बॉक्स में, उसकी क्या स्टोरी है? देखिए पाकिस्तान की टीम आई हुई थी भारत चेन्नई का वो टेस्ट मैच सबको याद होगा जो भारत बड़े अनफॉर्चुनेटली हार गया। सचिन तेंदुलकर पीठ में दर्द के बावजूद बड़ी अच्छी पारी खेली। आई थिंक शायद 98-99 की सीरीज़ है वो और अनिल कुंबले साहब को मैंने इंटरव्यू किया और मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि उनसे ज़्यादा जेंटलमैन मैंने किसी स्पोर्ट में कोई देखा ही नहीं। मतलब इतने मृदुभाषी हैं, इतने कर्टियस हैं। आपके अगर कोई ऐसा सवाल है जो आपने पूछ लिया जिसका जवाब नहीं भी देना चाहते तो बड़ी ही शांति के साथ, हालाँकि ऐसा कोई सवाल था नहीं क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो में तो हम सेंसेशन नहीं क्रिएट करते हैं। तो लेकिन बहुत ही अच्छे से उन्होंने जो है जवाब दिए और बड़े अच्छे से वो इंटरव्यू दिया और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि अनिल कुंबले के साथ एक आधे घंटे का इंटरव्यू मैं ऑल इंडिया रेडियो के लिए कंट्रीब्यूट कर पाया था। और जो है आप इंटरव्यूज़ की बात कर रहे हैं तो केपीएस गिल साहब का मैं जो है उनसे ना कोई इंटरव्यू लेने नहीं जाता था। ज़्यादातर डरते थे लोग बाग ऑल इंडिया रेडियो में क्योंकि कुछ इतिहास है ऐसा कि पत्रकारों को भी जो है काफ़ी डाँट पड़ जाती थी उनसे। तो उनका घर जो था वो बिल्कुल दिल्ली के मध्य में था और बड़ा ज़बरदस्त एक कोठी थी सरकारी कोठी थी और उसमें इतने बड़े-बड़े कुत्ते होते थे जो दौड़ रहे होते थे और कमांडोज़ होते थे, तो बड़ा इंटिमिडेटिंग सा एटमॉस्फेयर था। तो जब मैंने पहली बार फ़ोन किया और वो मान गए, तो तब मुझे पता नहीं था जब मैं वहाँ गया तो मतलब लगा कि यार अगर कुछ गलत पूछ लिया तो ऐसा ना हो कि किसी कोठी में मैं कहीं गड़ा पड़ा हूँ। तो बड़े सँभल के उनसे सवाल पूछने पड़ते थे। ही वाज़ वेरी जेंटल पर्सन जब आप उनसे बात करें, जब तक वो गुस्से में नहीं हैं। सो हमारा तो क्योंकि नॉर्मल ऑल इंडिया रेडियो का इंटरव्यू होता था। सो सिडनी ओलंपिक से पहले गिल साहब ने इंडियन हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे वो। सो उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारतीय टीम के साथ इस बार साइकोलॉजिस्ट जो है लगाया गया है, क्योंकि भारतीय टीम अंतिम क्षणों में मैच हार जाती है तो कहीं न कहीं लोगों को लगता है कि मानसिक रूप से कमज़ोर साबित होते हैं। सो उस ओलंपिक गेम में भी यही हुआ। ओलंपिक की भारत जो है अपने लास्ट मैच में अंतिम क्षणों में हार गया। तो मैं ओलंपिक से पहले भी उनका इंटरव्यू करके आया था जिसमें उन्होंने बताया कि साइकोलॉजिस्ट है तो इंटरव्यू के जब ओलंपिक हो गए तो मैं उनका इंटरव्यू करने गया अपने। सो मैंने बड़े पहले तो उनकी तारीफ़ की कि देखिए साहब आपने इतनी मेहनत की, आपने टीम को 1 महीना पहले भेजा सिडनी और ऐसा कहाँ होता है, आपने पहली बार ऐसे किया। सो ही वाज़ वेरी हैप्पी एंड ही वाज़ लाइक कि हाँ ठीक है, नॉर्मल सवाल आने वाले हैं जो कि इतने सालों से ये पूछ रहा है।
और फिर मैंने बीच में हल्का सा पूछा कि साहब वो मैच में हार गए तो हमारे साइकोलॉजिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन था? और वो उसी रॉ में बोल गए कि नहीं, साइकोलॉजिस्ट के लिए तो जगह नहीं थी ओलंपिक विलेज में, वो चेन्नई में था। सो जो है दैट वाज काइंड ऑफ अ बिग न्यूज़ फॉर एवरीवन। तो मैंने कुछ उसको वो ज़्यादा बढ़ाया नहीं और हमारी मैगज़ीन में वो इंटरव्यू गया और उसके बाद किसी न्यूज़पेपर ने उसको पिक कर लिया। और अगले दिन जो है वो हेडलाइन बना कि जो है भारतीय टीम का साइकोलॉजिस्ट तो चेन्नई ही में बैठा हुआ था। बस उस दिन के बाद से फिर मैं गिल साहब का इंटरव्यू करने नहीं गया। तो आपको अपने पूरे लाइफ में कितने क्रिकेटर से मिलने का मौका मिला? देखिए क्या है कि जब तक हमने कमेंट्री करनी शुरू की तब तक सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आप बहुत ज़्यादा कोई ग्राउंड में जाके कमेंट्री मतलब ग्राउंड में नहीं जा पा सकते थे या ड्रेसिंग रूम में नहीं जा सकते थे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में या वैसे आप प्रैक्टिस के टाइम पे उनसे मिल लेते थे। मेरे पहले जो फेवरेट क्रिकेटर थे वो कपिल देव। कपिल देव वाज़ लाइक, मुझे लगता था कि उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं और इसमें कोई शक की बात भी नहीं कि उनसे बड़ा कोई क्रिकेटर नहीं है। ओवरऑल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, एज़ अ बैट्समैन, एज़ अ बॉलर हो सकता है कोई उनसे ज़्यादा आँकड़ों में बड़ा हो, लेकिन एज़ अ क्रिकेटर उनसे बड़ा क्रिकेटर कोई नहीं है। और मैं ये कहूँगा कि जो पैशन उनमें है, आज भी आई थिंक अराउंड 70 हैं वो, उनकी आवाज़ में आप क्रिकेट की बात कीजिए तो आज भी इतना पैशन होता है कि वो रेयर है वो पैशन। आजकल सब कुछ इतना कमर्शियलाइज़ हो गया है रनीश, मैंने खुद क्रिकेट देखना लगभग बंद कर दिया है क्योंकि अ, मुझे लगता है अब तमाशा हो गया है, वो क्लास बची नहीं है जिस क्लास के लिए हम क्रिकेट देखते थे। लेकिन कपिल देव साहब के साथ मैंने कमेंट्री भी की, इंटरव्यूज़ भी किए और वाक़ई इट वाज़ अ प्राउड प्रिविलेज फॉर मी कि कपिल साहब के साथ मैंने प्लेटफ़ॉर्म शेयर किया। ओके। और एक छोटा-सा रैंडम सवाल कि आजकल के टाइम में सिद्धू जी की कमेंट्री बड़ी फ़ेमस है। आपके अब क्या विचार है उनके कमेंट्री के ऊपर? देखिए रेयर स्टाइल है मैं कहूँगा। हम लोग आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की कमेंट्री के लिए इंग्लैंड और वेल्स गए थे, तो फाइनल मैच में जो है प्रोड्यूसर, जनरली क्या होता है जब प्रोड्यूसर कोई गेस्ट लेके आने वाला होता है तो वो कमेंटेटर को पहले से ही साउंड कर देता है कि मैं इस गेस्ट को लेके आ रहा हूँ, ताकि कमेंटेटर दिमाग में कुछ फॉर्म कर ले। तो मैं कमेंट्री कर रहा था, बहुत छोटा सा कमेंटेटर बॉक्स था और मैंने साइड से देखा पीछे सिद्धू साहब खड़े हैं। तो मुझे लगता है प्रोड्यूसर ने उनसे कहा होगा और सिद्धू साहब ने कहा होगा हाँ चलो। और जो है प्रोड्यूसर ने इंग्लिश कमेंटेटर को कहा कि आप उठिए और सिद्धू साहब बैठेंगे, और मेरे पास बहुत ज़्यादा वक़्त था नहीं। ये सब कुछ 1 डेढ़ मिनट के अंदर-अंदर हो गया। सो आपका जो पहला सवाल है वो बहुत मैटर करता है, बिकॉज़ जो आपका आया है एक्सपर्ट या जो सेलिब्रिटी क्रिकेटर आया है, वो आपको उससे जज करेगा। ये बात तय है, वो आपको जज करेगा कि ये कितना जानता है। ये कमेंटेटर तो बन के बैठ गया पर इसको वाक़ई। सो मैंने उनसे सवाल पूछा कि सिद्धू साहब, वो एक शरारती बच्चा था बहुत ज़्यादा और उसका पैशन था कि मुझे सिर्फ़ छक्के मारने हैं। तो छक्के तो उसने बड़े होके भी मारे, पर उस शरारती बच्चे का क्या हुआ? अब ये मैंने सिद्धू साहब के बारे में पढ़ा था कहीं पे, जो कि मैंने उस वक़्त अपने स्टोर से निकाला दिमाग के और उनसे पूछा, एंड ही वाज़ वेरी हैप्पी कि किसी ने उनके बारे में पढ़ा है और वो जानता है। और फिर सिद्धू साहब तो सिद्धू साहब हैं। तो आपने एक सवाल पूछ लिया तो उसके बाद अब आप इंतज़ार करेंगे दूसरे सवाल का। तो उसके बाद सिद्धू साहब बोलना शुरू हो गए और उन्होंने लिटरली कमेंट्री की खुद ही, और जो है खुद ही वो बता रहे हैं कि ग्राउंड में क्या हो रहा है, खुद ही वो बता रहे हैं कि उनकी लाइफ का क्या हुआ। आई थिंक आई हार्डली गॉट अ चांस टू आस्क अ सेकंड क्वेश्चन। बट जो धारा प्रवाह वो बोलते हैं, वो देखिए, क्रिकेटर होना और कमेंटेटर होना 2 अलग विधाएँ हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि अच्छा क्रिकेटर अच्छा कमेंटेटर भी हो, और कमेंटेटर के लिए क्रिकेटर होना कोई ज़रूरी बात नहीं है, ठीक है? लेकिन उन्होंने क्रिकेट में भी बहुत अच्छा खेले, और कमेंटेटर जो बहुत लोग हैं शायद पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन हर मौके के लिए अपने कमान में से एक शेर का तीर निकालना जो है वो भी मुझे मुझे पर्सनली बहुत पसंद है उनको। जी। सो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई वो मेरे फेवरेट हैं, लेकिन जो उनका स्टाइल है, जो इस तरह से वो हर मौके के लिए कोई ना कोई कहावत, कोई ना कोई शेर निकालते हैं, जिस धारा प्रवाह तरीके से वो बोलते हैं, यस इट इज़ रेयर। यस, सिद्धू साहब ने अपना स्टाइल डेवलप किया और मुझे लगता है क्रिकेटर होना में जैसे अपना स्टाइल चाहिए, वैसे ही हर कमेंटेटर का अपना स्टाइल होना चाहिए, और वो स्टाइल उनका अपना है, ओरिजिनल है, एंड आई सैल्यूट टू दैट।
ओके, आपने कहा कि सिद्धू साहब के पास हर मौके के लिए एक शेर होता है और शब्द उनके पास बहुत सारे। तो शब्दों से मेरे को याद आया कि आपने भी चीयर लीडर्स का कुछ नाम रखा था, कुछ हिंदी में। तो जी हाँ, ऑल इंडिया रेडियो ने आईपीएल की कमेंट्री एक बार की, तो उस सीजन में पहला मैच मैंने कर रहा था दिल्ली का। तो हमें इंस्ट्रक्शन थी, क्योंकि ये आईपीएल है तो भाषा उतनी फॉर्मल रखने की आवश्यकता नहीं है। हम थोड़ा इनफॉर्मल हो सकते हैं, थोड़ा मजाक कर सकते हैं आपस में। तो चीयर लीडर्स होती हैं, तो हम लोग कमेंट्री कर रहे थे और मैंने कहा कि और ये 6 रन, और देखिए उत्साहवर्धनी बालाओं ने जो है किस तरह से नृत्य करके हौसला बढ़ाया है। एंड माय इंग्लिश कमेंटेटर वाज लाइक, उत्साहवर्धनी बालाएं मतलब ये क्या होता है? सो ही सेड, संजय आपने क्या कहा? तो मैंने कहा, रवि, चीयर लीडर्स का तो यही काम होता है ना कि वो हौसला बढ़ाती हैं और वो तारीफ करती हैं, तो उत्साहवर्धनी बालाएं। तो ही वाज इन स्प्लिट्स कि यार ये हिंदी अनुवाद जो है ये हमने सुना नहीं। सो भाषा का बहुत महत्व है। जैसे एक बहुत तेज गेंदबाज थे, सो वो गति बहुत ज्यादा डालते थे, लेकिन उनकी लाइन पर नहीं पड़ती थी। तो मैंने जैसे कहा कि गति के साथ साथ मति की भी आवश्यकता है। तो आपको सिर्फ गति से काम नहीं चलेगा, मति भी चाहिए कि कहाँ गेंद डालनी है, अदरवाइज तो पेस का कोई मतलब नहीं है। सो एक कमेंटेटर और ब्रॉडकास्टर के लिए भाषा की जानकारी और उस भाषा को हर तरह से इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर आपको किसी ने कहा कि हाँ थोड़ा ह्यूमर, तो ह्यूमर भी हो सकता है, सीरियस तो सीरियस भी हो सकता है। क्या आप अभी भी कमेंट्री कर रहे हैं? बहुत कम कर रहा हूँ, क्योंकि अब 2019 में मैंने नौकरी छोड़ दी थी। 28.5 साल मुझे मौका मिला भारत सरकार और देश की जनता की सेवा करने का एज अ पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू इट फॉर इट। सो जो है अब मैं कमेंट्री बहुत कम करता हूँ, क्योंकि हमने अपने कुछ काम शुरू किए हैं, तो अब मैं उसके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। तो और अब क्या है कि आजकल ना बहुत जल्दी जल्दी प्लेयर्स भी बदलते हैं। हम लोग ज़रा इमोशनल ज़माने के कमेंटेटर हैं, तो हमारे इमोशंस जुड़े होते थे प्लेयर्स के साथ। अब वो इमोशन जुड़ने से पहले ही प्लेयर बदल जाता है। तो जो है, तो एक तो वो हर प्लेयर का ट्रैक रखना जो है, और फिर अब क्रिकेट वैसा रहा नहीं। सो बट ठीक है, करता हूँ कमेंट्री जब भी मौका मिलता है, जब भी बुलाते हैं आकाशवाणी या दूरदर्शन वाले, तो मैं करता हूँ। सहर्ष करता हूँ, धन्यवाद के साथ करता हूँ, क्योंकि वो आकाशवाणी और दूरदर्शन ने वो प्लेटफॉर्म दिया मुझे ज़िंदगी में यहाँ तक पहुँचने का, जो एक्सपोज़र मिला। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। तो कभी भी वो बुलाते हैं तो सहर्ष चाहते हैं। ओके, इस वक़्त अगर जितने भी यूथ इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, अगर उनमें से किसी को कमेंट्री में अपना करियर बिल्ड करना हो, तो उससे क्या-क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन उसकी होनी चाहिए और किस तरह के प्रोसेस से उसे गुज़रना पड़ेगा, साथ ही साथ अर्निंग अपॉर्च्युनिटीज़ वगैरह, तो इसके ऊपर भी आप कुछ बताइए? देखिए, अगर आप कमेंटेटर बनना चाहते हैं तो 2 चीज़ें तो बहुत ही ज़रूरी हैं। एक तो है खेल की जानकारी, और मैं जानकारी से ज़्यादा कहूँगा खेल जो है वो पैशन होना चाहिए। कमेंट्री इज़ नॉट अ प्रोफ़ेशन, लेट मी बी वेरी क्लियर। अगर आप उसको प्रोफ़ेशन की तरह परस्यू करेंगे, तो एक ना एक दिन आपकी कलई खुल जाएगी, क्योंकि आपकी कमेंट्री जो है अगर वो लिसनर्स को खेल से जोड़ नहीं पा रही है, तो फिर आप एक फ़ील्ड कमेंटेटर हैं, ठीक है ना? कमेंटेटर का आपने शुरुआत में कहा कि कमेंट्री ना हो तो खेल का मजा ही नहीं आएगा। कमेंटेटर जरूरी है, क्योंकि कमेंटेटर खेल का इमोशन बाहर निकाल के लाता है। अगर मेरा फेवरेट क्रिकेटर और उस वक्त सारे देश का फेवरेट क्रिकेटर हुँ। सचिन तेंदुलकर है, और अगर उसके आउट होने पर मेरी आवाज, जो लोग सुन रहे हैं कमेंट्री को, उनके इमोशन के साथ रेजोनेट नहीं कर रही है, तो फिर आई एम नॉट अ गुड कमेंटेटर। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है ना? या अगर सेंचुरी मारी और मेरी आवाज में वो खनक नहीं है, जो कि लोग जब सुन रहे हैं, सो आवाज सबसे पहले तो पैशन, स्पोर्ट्स के बारे में पैशन होना चाहिए आप। फिर आपकी आवाज, आवाज से मतलब सिर्फ आवाज नहीं है, वो वोकल क्वालिटी की बात नहीं है। आपका डिक्शन, आपका प्रोनाउंसिएशन, आपका बोलने का तरीका। कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, कुछ बहुत धीरे धीरे बोलते हैं। सो एक बैलेंस्ड होना चाहिए। और हर किसी को ऐसा मौका नहीं मिलता जो मुझे मिला, कि मैं आकाशवाणी में आया और मैंने बड़े-बड़े गुरुओं से सीखा। जब मैं आकाशवाणी में आया तो मुझे थोड़ा-सा घमंड था, रजनीश, कि मैं तो बहुत बड़ा कमेंटेटर हूँ, पानीपत का बड़ा फेमस कमेंटेटर हूँ। तो जब मैं आकाशवाणी में आया तो मुझे लगता था कि हुँ। हम तो सब जानते हैं।
लेकिन यहाँ जब आया तब पता चला कि मैं तो मतलब धरातल पे क्या, ज़मीन के अंदर भी 10 फुट नीचे हूँ। सो बहुत मेहनत की लोगों के, सीरियस जो लोग थे, अनाउंसर्स, कमेंटेटर्स, आप मानेंगे नहीं, मैंने लिटरली उनके पाँव में बैठ के सीखा है। उनके लिए ड्रिंक बनाया है और उनके पाँव में बैठ के सीखा है कि सर इस मौके पे कैसे बोलना चाहिए, ऐसे कैसे करना चाहिए, इसका उच्चारण क्या है। हम 3 दोस्तों ने, जिनमें मेरी एक वाइफ़ है और एक हमारा और दोस्त है, हमारा ये अहद था, प्रॉमिस था एक-दूसरे से कि हम जो बोलेंगे वो सही बोलेंगे, उच्चारण सही होगा। क्योंकि अगर आम ज़िंदगी में आपका उच्चारण सही नहीं है, तो आप माइक के ऊपर सही नहीं कर पाएँगे। क्योंकि जब आप माइक पर बोल रहे हैं तो आपके पास सोचने का समय नहीं है, अनटिल अनलेस कि आप स्क्रिप्टेड प्रोग्राम कर रहे हैं। सो आपको अपनी ज़िंदगी में ही उस शुद्धता को उतारना होगा। अगर आप ब्रॉडकास्टर बनना चाहते हैं तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप माइक के परे तो जो है गलत बोलें और वहाँ पर आप सही बोल पाएँगे, ऐसा होगा नहीं। अगर फिर बोलना है तो आपको आम ज़िंदगी में भी फिर बोलना है, फिर नहीं बोलना है। अगर आप फूल को फूल बोलेंगे तो फूल ही नज़र आएँगे आप। सो आपको ये जो है एक संस्कार अपने में लाना होगा। तो आवाज़ हो गई, जानकारी हो गई, उसके बाद आपको दूसरों को सुनना चाहिए सबसे ज़्यादा और अपना एक स्टाइल डेवलप कीजिए। जैसे मैंने अपना एक स्टाइल डेवलप किया कि मैं कहता था और बॉल बल्ले को घूरती हुई चली गई। ओके। ठीक है ना? या मैं कहता था कि ओह! बल्लेबाज सोच रहे होंगे, बच गया बेटा आज तो, नहीं तो वापस लौटना पड़ता। तो शुरू-शुरू में क्रिटिसिज़्म हुआ बट देन पीपल रियलाइज़्ड कि अच्छा वो जो अनसेड इमोशन है, वो भी आना ज़रूरी है। सो आपका अपना स्टाइल भी होना एक ज़रूरी है, उसको डेवलप कीजिए और जो है देखिए, क्रिकेट को या स्पोर्ट्स को देखिए, सुनिए। बहुत अच्छे-अच्छे कमेंटेटर्स हैं, उनको सुनिए और भाषा अपनी इस तरह से रखिए कि आपको शब्दों को दोहराना ना पड़े। ना बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन, शानदार, एक ही एक्सप्रेशन के लिए आपके पास अलग-अलग शब्द हों। शब्दों का भंडार इतना हो कि आपको कमी ना पड़े। ठीक है, ठीक। मतलब मेरी वाइफ़ भी बिकॉज़ शी इज़ एन एस ब्रॉडकास्टर, मुझसे भी ज़्यादा अच्छी ब्रॉडकास्टर हैं। तो मैं तो हर कमेंट्री के बाद घर आके जो है डाँट सुनता था कि इस बार तुमने जो है रेयरली होता था कि हाँ, मुझे तारीफ़ करती थी बट एट द सेम टाइम वो मेरी सबसे बड़ी प्रशंसक और क्रिटिक हैं। सो जो है वो मुझे बताती थी कि इस बार मैंने कमेंट्री में कहाँ गड़बड़ की या मेरी आवाज़ में या मेरी मॉड्यूलेशन में, और मॉड्यूलेशन होना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली स्पोर्ट्स इज़ एन इमोशनल इवेंट, ठीक है? तो आपको इमोशन एक्सप्रेस करने के लिए आवाज़ में मॉड्यूलेशन चाहिए। आपने कहा कि कितने पैसे कमा सकते हैं? देखिए शुरुआत में तो कोई बहुत कमाई होगी नहीं, ठीक है? ये बात तय है, लेकिन अगर आप पीक पर पहुँचते हैं तो फिर उस कमाई का कोई अंत नहीं है। फिर लोग आपके पीछे दौड़ेंगे, पैसा आपके पीछे दौड़ेगा और आप को कोई इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है पैसे के लिए। तो जैसे वो थ्री इडियट्स फ़िल्म में है कि एक्सीलेंस की तरफ जाओ, पैसा अपने आप आ जाएगा। बट फिर भी एक रफ़ आइडिया के लिए कि जैसे जब आप जाते थे ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से या दूरदर्शन की तरफ से, तो उसके लिए आपको पर कमेंट्री कितना मिलता था? या अगर कोई बाहर से आएगा तो उसको वो लोग कितना पे करते हैं? देखिए आकाशवाणी से अभी बहुत अच्छी पेमेंट है, किसी ज़माने में बहुत ही खराब पेमेंट मैं कहूँगा थी। क्योंकि मैं स्टाफ़ में था तो हमें शुरू में कुछ भी पैसा नहीं मिलता था, हमें सिर्फ़ आने-जाने का खर्चा मिलता था। फिर बाद में ये हुआ कि साल में 4 बार अगर आप कमेंट्री करेंगे तो आपको 50% ऑफ द फ़ी मिलेगी। लेकिन इस समय स्थिति ये है कि अगर आप आकाशवाणी के लिए 1 दिवसीय मैच करते हैं, तो आई थिंक उसका शायद 22,000 के पास आस-पास पैसा मिलता है। एक टी20 का 18-20,000 रुपए मिलता है, एक टेस्ट मैच का 40-45,000 रुपए मिलता है। तो ठीक-ठाक है। लेकिन आप आकाशवाणी के भरोसे या दूरदर्शन के भरोसे आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप अपना करियर बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर लिस्ट ऑफ कमेंटेटर्स बहुत लंबी है। तो आपको आकाशवाणी में साल में मुश्किल से 2 या 3 कमेंट्री मिलेंगी। दूरदर्शन बहुत इवेंट्स कवर करता है। सो वहाँ पे आपके पास ज़्यादा जो है मैं कहूँगा मौका है। फिर आकाशवाणी में बाकायदा स्क्रीनिंग होती है कमेंटेटर्स की, दूरदर्शन में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वहाँ पे पिक एंड चूज़ का मामला है, आप गए, आप किसी को जानते हैं और जो है मैंने तो कम से कम इतने सालों में कोई स्क्रीनिंग पैनल नहीं देखा कि वहाँ पर कोई स्क्रीनिंग पैनल हो, जिसमें स्क्रीनिंग होती हो कमेंटेटर्स की। ओके। तो अगर कोई इसको एज़ अ करियर देखता है तो उसे दूरदर्शन या आकाशवाणी के थ्रू नहीं जाना चाहिए। उसे कोशिश करनी चाहिए कि बाकी जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ होते हैं प्राइवेट पर
प्लेयर्स के थ्रू वहाँ पे डायरेक्टली उसे अप्रोच करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि आप जो है ग्राउंड कमेंट्रीज कराएं। और जो लोकल टूर्नामेंट्स हो रहे हैं वहाँ ग्राउंड कमेंट्री कीजिए। वो आपका ट्रेनिंग ग्राउंड बन जाएगा। वहाँ पे जब आप कमेंट्री करेंगे तो आपको वहाँ पर ना इंस्टेंट रिएक्शन मिलता है। ये एक तरह से जैसे एक्टिंग में स्टेज है ना, जो स्टेज एक्टर्स होते हैं वो बहुत ही घिसे हुए होते हैं, क्योंकि उनको सामने ही रिएक्शन मिल रहा है। अगर उन्होंने खराब एक्टिंग की तो लोग उसी वक्त हुटिंग शुरू कर देंगे। तो जब आप ग्राउंड कमेंट्री करेंगे तो आपको साथ ही साथ रिएक्शन मिलेगा और आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या सही किया, क्या गलत किया। और वहाँ पर आपके पास गलती करने की सुविधा भी है। आपने बहुत ही हल्का-सा टूर्नामेंट में किया, उनको भी 200-400 रुपए में, 500 रुपए में कमेंटेटर मिल रहा है या 1000 रुपए में मिल रहा है। वो कह रहे हैं चल ठीक है, कोई बात नहीं, गलती भी कर रहा है। लेकिन करत की विद्या है। तो जैसे-जैसे आप करते जाएँगे, वैसे-वैसे आप सीखते जाएँगे, आप रिफाइन होते जाएँगे। फिर अगर आपको आकाशवाणी के लिए करना है तो अपने नियरेस्ट ऑल इंडिया रेडियो सेंटर पे जाइए, वहाँ पे बोलिए कि मैं आपकी कमेंट्री करना चाहता हूँ। अपनी कमेंट्री का वहाँ पर रिकॉर्ड करके आप हिस्सा दे सकते हैं। और जब भी साल 2 साल में स्क्रीनिंग होगी, अगर आप अच्छे हैं तो आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। इसी तरह से दूरदर्शन में आप नियरेस्ट दूरदर्शन केंद्र के पास जाइए और उनको वहाँ पे जो भी स्पोर्ट्स के प्रोड्यूसर हैं, उनको बोलिए कि मैं करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल भी कि सब कुछ भाई-भतीजावाद है। लेकिन मेरी सिर्फ़ इतना है कि जैसे आकाशवाणी में स्क्रीनिंग होती है, दूरदर्शन में भी वैसे ही स्क्रीनिंग होनी चाहिए, जो कि नहीं होती है, जो कि रूल के हिसाब से होनी चाहिए। आपका डीडी मैनुअल बोलता है कि होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही है और बहुत सालों से नहीं हो रही है, जो कि उन लोगों के साथ जिनको पता नहीं है कि दूरदर्शन पर भी कमेंट्री का मौका है, उनके साथ अन्याय है। आप पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं, तो आपको अनाउंस करना चाहिए कि अब हमारा कमेंट्री के लिए हम इनवाइट कर रहे हैं लोगों को। लोग आएँ, अपनी कमेंट्री करके वहाँ पे दिखाएँ या अपनी कमेंट्री रिकॉर्ड करके दें और फिर बाकायदा स्क्रीनिंग हो, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा एक फेयर तरीका होगा। एक क्योंकि अभी बात करियर से रिलेटेड हो रही है, तो एक एवरेज कमेंटेटर को पूरे साल भर में कितने कमेंट्री करने का मौका मिल सकता है? देखिए, मैं ऐसे कमेंटेटर्स को भी जानता हूँ जो सिर्फ़ कमेंट्री करते हैं और 50 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं, ठीक है ना? और कोई बहुत ग्रेट कमेंटेटर नहीं है, बट ठीक है। बट वो ये है कि हाँ, ठीक है, उन्होंने एक अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेली हुई है, तो उनका काफ़ी अच्छी नेटवर्किंग है। कमेंटेटर बनने के लिए नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। तो आप जो है लोकल मैचेस देखने जाइए, वहाँ पे जर्नलिस्ट के साथ मिलिए, वहाँ से स्पोर्ट्स पर्सन्स के साथ मिलिए, कोचेज़ के साथ मिलिए, ताकि उनको आप याद रहें और कभी ज़रूरत पड़े तो वो आपको याद कर सकें। ठीक है? तो नेटवर्किंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अ, क्योंकि इस कमेंट्री के करियर में काफ़ी सारे मतलब एक अनऑर्गेनाइज़्ड टाइप का स्ट्रक्चर है इसका। तो पैसे कमाने के लिए तो कोई बहुत ज़्यादा भी कमा लेगा, कोई हो सकता है ना भी करे। तो आप यूथ को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि इस एक पर्टिकुलर स्किल के साथ कोई वो और भी प्रोफ़ेशन कर सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत कुछ है करने को। अगर आप स्पोर्ट्स कमेंटेटर हैं, तो आप स्पोर्ट्स का ब्लॉग शुरू कर सकते हैं, स्पोर्ट्स का पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं और आप वॉइस ओवर्स कर सकते हैं। अगर आपकी आवाज़ अच्छी है, आपने अपने आप को अच्छा ब्रॉडकास्टर बनाया है कि आपका उच्चारण अच्छा है, आवाज़ अच्छी है, तो आप वॉइस ओवर कर सकते हैं बहुत अच्छी, आप डॉक्यूमेंट्रीज़ बना सकते हैं, आप प्रोडक्शंस कर सकते हैं। सो बहुत कुछ है करने को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ कमेंटेटर होने का मतलब कमेंटेटर होना ही है। और आप कमेंट्री के साथ अपना दूसरा प्रोफ़ेशन भी फ़ॉलो कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि हर एक मैच में तो आपको कमेंट्री मिलेगी नहीं। हुँ। सो आप उसके साथ चाहें तो अपना कुछ और बिज़नेस भी कर सकते हैं। ज़्यादातर तो कमेंटेटर्स जो ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर आते थे, वो या तो सरकारी नौकरी में होते थे या अपना बिज़नेस चला रहे होते थे। सो इट इज़ नॉट अ फुल टाइम प्रोफ़ेशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इट वाज़ नॉट। अभी तो आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, जैसे मैंने भी यही सोचा था कि मैं जब नौकरी छोड़ी तो मुझे था कि मैं स्टार स्पोर्ट्स के लिए कमेंट्री करूँगा और मेरी उनसे बात भी हुई। अ, सो 2022 में जो है मुझे वहाँ से फ़ोन आया कि आप आईपीएल की कमेंट्री के लिए आइए और मुझे जो है उस वक़्त कोरोना होके हटा था और मुझे बहुत ज़बरदस्त खाँसी चल रही थी, तो मैंने बताया कि मुझे खाँसी है, तो उन्होंने कहा आप 1 हफ़्ता देख लीजिए, अगर आप ठीक हो जाएँगे तो आप आ जाइएगा। फिर मैं भागा-भागा डॉक्टर के पास गया, इट वाज़ अ बिग अपॉर्च्युनिटी। तो उन्होंने कहा देखिए कोरोना की खाँसी है, अपने आप आती है, अपने आप जाती है, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। सो मुझे उस दौरान जो है 6 महीने में 3 बार कोरोना हुआ जी। और जो है 2 बार मुझे उस दौरान स्टार स्पोर्ट्स से फ़ोन आया कमेंट्री के लिए, लेकिन एज़ लक वुड हैव इट मैं नहीं जा पाया कमेंट्री के लिए।
सो ऐसा भी होता है कि तो उस टाइम पे स्टार स्पोर्ट्स आपको कितना अमाउंट ऑफर कर रहा था इसके लिए, कुछ अगर बता सकते हैं इसके बारे में? मेरे ख्याल से उस वक्त शायद कमेंटेटर्स को 10 या 15 हज़ार रुपया एक कमेंट्री का मिलता था। लेकिन वो एक बहुत ही प्रोफेशनल सेटअप में कमेंट्री करने का जो मज़ा है, देखिए मैंने साढ़े 28 साल नौकरी की, ठीक है? सो पैसा मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं बहुत ही मैं कहूँगा कि निम्न मध्य वर्ग से आता हूँ, तो ज़रूरतें हमने कभी बहुत बढ़ाई नहीं है। और सरकार में शुरू में जब हमने था तब बहुत कम तनख्वाह थी, लेकिन बीच में तनख्वाह ठीक हो गई। नॉट कंपेरेबल टू एनी प्राइवेट चैनल, नॉट कंपेरेबल एट ऑल। मतलब जितने साल मैंने नौकरी की मेरे बराबर का प्रोड्यूसर शायद मुझसे 10 या 15 गुना ज़्यादा कमाता होगा प्राइवेट चैनल में। सो मैं वो अमाउंट बोल भी नहीं सकता हूँ जो मुझे तनख्वाह मिलती थी। बड़ा शर्मसार शायद हो जाऊँगा मैं। लेकिन इतना था कि एक आदमी अच्छी सी ज़िंदगी बिता सकता है। तो मेरे लिए मनी वाज़ नॉट इम्पोर्टेंट जब मैंने नौकरी छोड़ी। मुझे था कि मुझे यही सोच के छोड़ी थी कि मुझे कुछ समाज के लिए करना है। आप पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग जब करते हैं रजनीश, तो पब्लिक सर्विस पहले है उसमें। सो आप में उस तरह की सोच आ जाती है और मुझ में बहुत जल्दी वो सोच आई थी और उसका एक बहुत बड़ा इंसिडेंट भी मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग एक ब्लाइंड स्कूल में क्विज़ रिकॉर्ड करने के लिए गए। और उस समय मैं बहुत रेगुलरली, जैसे मैंने बताया, स्पोर्ट्स का प्रोग्राम होता था एक शाम को 6:30 बजे रेडियो पर, वो किया करता था। सो हम उस ब्लाइंड स्कूल में गए और वहाँ पे बच्चों को पता नहीं था क्योंकि मेरा शेड्यूल नहीं था जाना। मेरा एकदम से उस दिन जिन्होंने क्विज़ करनी थी उनकी तबीयत खराब हो गई, तो प्रोड्यूसर ने कहा कि संजय आप चलो। एंड मेरा ये था कि मुझे कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, इतना कुछ याद था। हुँ। सो उनको बच्चों को पता नहीं था कि मैं आने वाला हूँ और हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो उनका अपना एक स्टूडियो था ब्लाइंड स्कूल में। और मैं वहाँ गया और मैंने कहा, बच्चों कैसे हो? और रजनीश, मैं आज भी सोचता हूँ तो सिहर जाता हूँ। और एकदम से बच्चे बोले, संजय भैया। और इट वाज़ एट दैट मोमेंट दैट आई रियलाइज्ड दैट माय वॉइस मैटर टू पीपल। मैं अपनी आवाज़ से कुछ लोगों की ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन ला रहा हूँ। उनके लिए कुछ मायने हैं मेरी आवाज़ के। एंड मैं बहुत देर तक जो है अपने आप को उस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से निकाल नहीं पाया। मैं बहुत देर लगी मुझे वहाँ से बाहर निकलने में कि इन बच्चों को देखिए मेरी आवाज़ सुनते ही इन्होंने पहचान लिया, इसका मतलब ये उस कार्यक्रम को सुनते हैं। ये उस कार्यक्रम को सुनते हैं तो इसका मतलब मैं उनकी ज़िंदगी में कुछ मायने रखता हूँ, मैं कुछ नया लाता हूँ। और मेरे ख़्याल से मेरी ब्रॉडकास्टिंग में जो मैच्योरिटी है, शायद इस इंसिडेंट के बाद आई, बिकॉज़ आई रियलाइज़्ड कि कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है मेरे सर। मैं कुछ लोगों की ये एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन और ओपिनियन मेकिंग का काम कर रहा हूँ। तो मुझे बहुत ही ज़िम्मेदारी से ये काम करना है क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ, उससे ये बाल-मन अपने मन में कुछ विचार बना रहा है। उससे लोग अपने ओपिनियन फ़ॉर्म कर रहे हैं। सो मैं ऐसे ही कुछ नहीं बोल सकता, मुझे सोच कर बोलना पड़ेगा। सो एज़ अ ब्रॉडकास्टर मैं सबको कहूँगा आप जो भी बोलें, ऑफ द कफ ना बोलें। आपकी आवाज़, आपके शब्दों का बहुत मोल है। ओके, आजकल के टाइम में एक आखिरी सवाल है बस अब इससे रिलेटेड मेरा कमेंट्री से कि अब मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी होने लग गए, हरियाणवी में होते हैं, पंजाबी में होते हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? और क्योंकि आप खुद ही हरियाणा से बिलॉन्ग करते हैं, तो मैं अभी कुछ टाइम पहले ही एक हरियाणवी कमेंट्री सुन रहा था और जो मैं हँसा हूँ पकड़-पकड़ के पे। तो अगर आप हमारे लिए कुछ हरियाणा में 1-2 लाइन भी बोल सके ऐसे कमेंट्री के अंदर में, या आपका क्या व्यू है इसके ऊपर? भाई ये तो गेंद बहुत तेज मारी है इसने और कति चाड़ा कर दिया कि स्ट्रोक मारा है बाउंड्री के बाहर जाके गिरा है। आप सही कह रहे हैं कि जो मैं सुनता हूँ हरियाणा की कमेंट्री मैंने सुनी हाँ, और मुझे लगा था कि शायद मैं कर पाऊंगा। ठीक है। लेकिन अब हरियाणा से निकले हुए मुझे मैं 90 में दिल्ली आ गया था 21 साल की उम्र में। सो जो है 35 साल से ज़्यादा हो गए हैं। सो आई रियलाइज कि मैं उस तरह से उस तरीके से उस फ्लो में हरियाणवी नहीं बोल पाऊँगा। नॉट दैट कि मैं हरियाणवी जानता नहीं हूँ, लेकिन हरियाणवी जानना और हरियाणवी बोलने में बहुत फ़र्क है। एंड सैल्यूट टू दोज़ कमेंटेटर्स जो कर रहे हैं। वो भी तो ज़िंदगी में लोगों के परिवर्तन ला रहे हैं ना। मतलब आप सोचिए हरियाणा के लोग कितना फ़ख्र महसूस करते होंगे कि आज हरियाणवी में कमेंट्री हो रही है। और फिर जिस तरह से वो कमेंट्री करते हैं उससे अपने आप को रिलेट करते होंगे लोग बाग और एंटरटेन होते हैं।
इसी तरह से सब भाषाओं में भाषा की अपनी एक न्यूआंस है। मैं हिंदी में किसी चीज़ को बोलूँगा, शायद बंगाली में उसी चीज़ को जब बोला जाएगा, बांग्ला में, तो वो अलग तरीके से उसमें ज़्यादा सॉफ्टनेस होगी शायद, या ज़्यादा फाइननेस होगी, या ज़्यादा क्रूडनेस होगी, मुझे नहीं पता। लेकिन बंगाल के लोग उसके साथ अपने आप को रिलेट करते हैं। सो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में कमेंट्री होना बहुत अच्छी बात है, और इससे बहुत बड़े एक अपॉर्चुनिटी जो है वो खुली है, क्योंकि बहुत लोग थे ऐसे जो हिंदी इंग्लिश में नहीं बोल सकते थे लेकिन अच्छा बोल सकते थे। सो अब उनके लिए मौका आया है कि वो इस तरह की कमेंट्री करें, और मैं तो कहूँगा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन को भी करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। मतलब दे आर द नेशनल ब्रॉडकास्टर्स, सो व्हाई नॉट। आरपी सिंह गेंदबाजी को तैयार, बाएं हाथ से ओवर द विकेट, बाएं हाथ के बल्लेबाज रविंद्र जडेजा को उनकी ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बाहर थी, उठाकर खेलना चाहते थे, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बल्ले का बाहरी किनारा लगा, गेंद गई थर्ड मैन बाउंड्री के ऊपर से, और 4 रन मिलते हुए यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स और रविंद्र जडेजा को। तो 16 रन का लक्ष्य अब घटकर हो गया है 12 रन 5 गेंदों में।